किरण जी, मेरा जो चीजों को देखने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल है। इवन मेरे बारे में जब आप कभी यूट्यूब या कहीं पे सर्च करेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि मैं वो कोई काम नहीं करता जो यूट्यूब या गूगल करता। तो दोस्तों, जब आपको जिंदगी में ना यानी मत ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे तो समझ जाइएगा आपकी सरकार बनने वाली है। मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे, शुगर करो सुन नहीं रहा बुला लेगा ना। तो वहाँ तारीफ करना सिखाया गया, और सही बताऊं आपको, हमारे यहाँ तारीफ सुनना भी नहीं सिखाया गया। मैंने कहा जितना पैसा और मेहनत आप इन लोगों का सम्मान समारोह करने में लगा रहे हो ना, इसका अगर आधा भी इनके सपोर्ट समारोह में लगा दिया होता। और मैं आपकी जो इंटरव्यू करने की कला और जिस तरह के आपके पास सवाल आते हैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। और यकीन जानिए कि ये अपने आप में द करण मिश्रा शो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है पॉडकास्ट की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किरण मिश्रा शो पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अमर चौधरी जी से की गई बातचीत का दूसरा अंश मैं आपके लिए लेकर आया हूं दूसरे भाग के रूप में। इसी बातचीत के पहले भाग को आप लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, काफी अच्छे फीडबैक मिले मुझे। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा भाग भी आपको काफी पसंद आएगा और जल्द ही आपके सामने तीसरा भाग लेकर भी मैं आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अमर चौधरी जी से बातचीत का ये दूसरा भाग। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि जिंदगी क्या है, क्यों फार्मूलों पे नहीं चलती, या फार्मूलों से क्यों कंपेयर नहीं कर सकते उससे? मैं इसलिए नहीं कंपेयर कर सकता कि फार्मूले का मतलब होता है यही फिक्स, इक्वल टू MC स्क्वायर, बस यही होना है तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब हो सकता है सेम सिचुएशन आपके पास हो और सेम सिचुएशन मेरे पास हो, सेम सिचुएशन, पर दोनों को अगर कोई एक कोच सेम चीज बता दे कि आप भी ऐसा कर दो और आप भी ऐसा कर दो, तो जरूरी नहीं है हम दोनों का सेम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ किसी फॉर्मूले पर नहीं चलती है लाइफ। जीवन वैसे भी जिए जाने का नाम है। जीवन को मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए, इसको जीने की आदत डालिए, इसको जीना शुरू कीजिए। पर अफसोस, मैं कहीं बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रही, कि हम लोग जीना बहुत देर से, हम मरने से इतना डरते हैं कि हम कभी जीना शुरू ही नहीं कर पाते। तो हम समस्याओं में इतना उलझे रहते हैं कि हम उस खूबसूरती को ईश्वर ने जो हमें दिया है, उस जन्म, ये मनुष्य का जो जीवन जन्म दे दिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों से कि ये कम लोग कहते हैं सर मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने कहा अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती ना तो तुम इस स्टूडियो की किसी दीवार पर इस समय छिपकली बन के लटके होते, इस स्टूडियो में मनुष्य के रूप में तो नहीं बैठे होते। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो इस स्टूडियो के बाहर कुत्तों की तरह भूख रहे होते, तुम कुत्ते होते, तुम बिल्ली होते, तुम कीड़े मकोड़े होते। मनुष्य का जीवन लेके ये कैसे कह सकते हो कि मेरी किस्मत खराब है? जिसको हम कहते हैं मानव जो है, इंसान जो है, मनुष्य, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है जी। अब बताइए, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना ये कह रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। भगवान ये कमी कैसे छोड़ सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है ना। खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा तो बहुत बढ़िया सर। जैसा सर अभी आपने जिक्र किया किस्मत का, कि कोई आकर बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, आपने काफी एग्जाम्पल भी दिए उसके लिए। कर्म बड़ा या किस्मत? बहुत अच्छा सवाल है करेंगे, और बहुत कॉमन सवाल भी, बहुत जी, मैं अक्सर पूछता भी हूँ अपने गेस्ट से। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। एक तो हम लोगों की जो समस्या है यहाँ पर, बल्कि मुझे दूसरा पॉइंट याद आ गया, क्योंकि कुछ चीजें ना हम लोगों ने ऐसी बना दी है कि हम जो दो दोस्त हो सकते थे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जो दो सगी बहनें हो सकती थी उन्हें सौत बना देते हैं। ये बहुत कुछ नया सुनने जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चनिंग, मैं तो कहूँ क्वेश्चनिंग भी ट्रैपिंग होती है। अब मानो बचपन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कॉलेज में था और मैं एक स्पोकन इंग्लिश क्लास जाया करता था इंग्लिश सीखने। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने प्रेजेंटेशन दी, एक क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन सुनिएगा क्या था। ये बताइए कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके पेरेंट्स है, माता पिता है जी, आप किन्हें चुनेंगे? मैंने कहा इसका जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले जी क्या? मैंने कहा वो माँ बाप ढूंढ के लाओ जो 1 करोड़ से अलग खड़े होते हैं। वो कौन से माँ बाप है? मैंने कहा मेरे माँ बाप तो कहेंगे बेटा 1 करोड़ का सूटकेस उठा और हमें लेके चल, बढ़िया शानदार जिंदगी जिएंगे। पर आप ध्यान दीजिए हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। प्यार बड़ा या परिवार? पैसा चाहिए या परिवार? अब इस क्वेश्चन के पीछे ट्रैपिंग समझिए, साजिश समझिए। इस क्वेश्चन ने आपके दिमाग में 2 चीजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। आपको एक मैसेज दे दिया, जहां प्यार होगा वहां पैसा नहीं मिलेगा, या जहां प्यार होगा वहां परिवार नहीं होगा, या जहां पैसा होगा वहां परिवार नहीं होगा। अब हम जैसे लोगों के दिमाग में चलता है यार परिवार की सोचूंगा, परिवार के बारे में सोचूंगा तो जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाऊंगा।
मुझे तो एक जिक्र करता हूँ मैं आज से 7-8 साल पहले, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसमें कहता हूँ और हटाइए, इंग्लिश वाला और, लव और फैमिली, मनी और फैमिली, मैं कहता हूँ नहीं, और हटाइए और लगाइए, हिंदी वाला और प्यार और पैसा, पैसा और परिवार। 7-8 साल पहले की बात है, हमारे एक चाचा जी घर पे आ गए, तो मैंने कहा चाचा जी क्या लाऊं, क्या खाओगे, हलवा या खीर? वो बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ले आ। तो मैं हद तक नहीं समझ पाया कि जब लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि प्यार या पैसा, पैसा या परिवार, ये पैसा और परिवार क्यों नहीं होता, ये बता, ये लॉजिक ये कौन लाया इस साइंस को, ये नियम किसने दिया है? जबकि हकीकत तो ये है कि परिवार के साथ रह के मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसा कमा पाओगे, परिवार के साथ रहोगे तो ज्यादा प्यार मिलेगा दुनिया का, पर पता नहीं किसने दिमाग में बैठा दिया। अब सवाल पे आता हूँ, कर्म या किस्मत? मैं कहता हूँ क्यों कर्म और किस्मत क्यों नहीं? अब आपको जो लोग मिलेंगे या तो वो मिलेंगे, नहीं जी मैं तो कर्म को मानता हूँ, या क्या कहेंगे, नहीं जी मैं तो किस्मत को मानता हूँ। मैं कहा दोनों को मान लो यार, दोनों को मान लो। इतनी छोटा दिमाग थोड़ी दिया भगवान ने, दोनों को मान लो। अब इसका जवाब मैं देता हूँ। जब मुझसे पूछा जाता है कि सर आप किस्मत पे भरोसा करते हैं, मैं कहता हूँ मैं बहुत भरोसा करता हूँ। बोले इसका मतलब कर्म पे नहीं करते? मैंने कहा मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। बोले सर ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मेरे दोस्त मैं किस्मत पर भरोसा करता हूँ, किस्मत के भरोसे नहीं रहता। बहुत अफसोस इस बात का, लोग भरोसा तो करते नहीं पर भरोसे रहते हैं। हम लोग भगवान पर भरोसा तो करेंगे नहीं, पर रहेंगे सारी जिंदगी भगवान के भरोसे। अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आप अपने माता पिता पे भरोसा करते हैं? मैं जानता हूँ आपका जवाब होगा हाँ। तो फिर क्या एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं कि आके माँ बाप पेपर करेंगे? अरे तो माँ बाप पे भरोसा करने का मतलब ये थोड़ी है पेपर भी माँ बाप ही देंगे, उसके लिए तो मेहनत आप ही करोगे। तो जरूरी थोड़ी आप किस्मत पर भरोसा करेंगे तो किस्मत ही आपके लिए सारा काम करेगी। और मैं तो इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ किरण जी, मैं इस विवाद में पड़ता ही नहीं। मैं तो सामने वाले से कहता हूँ कुछ भी चुन लो, तुम कर्म चुन लो या किस्मत चुन लो, और मैं कहता हूँ बिल्कुल मान लो। बस मेरा तो ये कहना है, कोई कहता है मैं 1% किस्मत को मानता हूँ, कोई कहता है मैं 99% मानता हूँ। मैंने कहा दोनों मान लो, बस मेरा ये कहना है किस्मत उस 99 रुपीज की तरह है जो आपके अकाउंट में पड़े हुए तो हैं, पर वो तब तक विड्रॉल नहीं कर पाएंगे आपने जब तक आप उसमें मेहनत नाम का 1 रुपया और ना जोड़ दें, क्योंकि एटीएम से तो 100 का नोट ही निकलता है, उससे नीचे का तो नहीं निकलने वाला है। तो आप मेहनत 1% मानते हो तो उसमें मेहनत का, आप किस्मत 1% मानते हो तो 99 रुपये मिला लो मेहनत के, और 99% मानते हो तो उसमें फिर भी 1 रुपया मेहनत का तो मिलाना पड़ेगा। विड्रॉल तो वो तभी होने वाला है। दूसरा पॉइंट कर्म और किस्मत के ऊपर, मैं मान लेता हूं कि किस्मत है, मैं तो मना ही नहीं करता किस्मत है, पर मेरा एक सवाल है। अभी हम इंदौर में बैठ कर ये शूट कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर पलासिया पर बैठे हुए और यहाँ से मुझे राजवाड़ा जाना है या मुझे यहाँ से अन्नपूर्णा जाना है, पता चला वहाँ 12 नंबर की बस जाती है। अब मेरा सवाल, चलिए 12 नंबर वाली बस मेरी निकल गई तो क्या मैं अन्नपूर्णा नहीं जाऊँगा? 16 नंबर वाली से चला जाऊँगा। हो सकता है वो थोड़ा घूम के जाती हो सकता है उसमें गड्ढे ज़्यादा हो सकता है उसका किराया ज़्यादा हो, पर अन्नपूर्णा तो पहुँचा देगी। मैं कहता हूँ चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तुम्हारी किस्मत नाम की बस छूट गई, तुम्हारी किस्मत नाम की बस खराब है, वो तुम्हें नहीं मिली, मेहनत वाली बस से चले जाओ। हो सकता है गड्ढे ज़्यादा आ जाए, हो सकता है आपको किराया ज़्यादा लग जाए, हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, अन्नपूर्णा तो पहुँच ही जाओगे। तो ये कौन सी बात हुई कि किस्मत को खराब भी बोलोगे और बैठोगे भी? मतलब ये तो पता कैसी बात हुई, कल आपका इंटरव्यू है और आप क्या कह रहे हैं, सर मेरी बाइक खराब है, और फिर सुबह पूछो इंटरव्यू क्यों नहीं गए, सर मैं तो बाइक के भरोसे। अरे जब तुम्हें मुझे ये बताइए, जब तुम्हें रात में मालूम था बाइक खराब, अच्छा जिसकी किस्मत खराब है उसे पहले से ही मालूम है, तुम्हें तो सुबह बस से निकल जाना चाहिए था बहुत जल्दी। तुम्हें तो बाकी तो 6 बजे उठ रहे थे, तुम्हें 4 बजे उठना चाहिए था, तुम्हें जल्दी अपने घर से निकलना चाहिए था, ऑटो वाले से रात में ही बात करनी चाहिए थी। नहीं, पर आप तो किस बात का इंतजार कर रहे थे, एक बार इंटरव्यू फेल हो जाऊं फिर बताऊंगा, फिर किस्मत का रोना रहूंगा, किसी को बता सकूं, क्योंकि मैं कहता हूँ ना जो मजा रोना रोने में है। अच्छा एक बात बताइए, किस्मत को लेकर आपने सुना होगा एक बात, 2 डायलॉग आपने सुने होंगे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सुना आपने जी? आप लोगों ने भी सुना? अच्छा कहीं लिखे भी देखे होंगे अगर आप याद करें तो डायलॉग कहाँ देखे अक्सर आपने? ज्यादातर ऑटो के पीछे, नगर सेवा के पीछे, ट्रक के पीछे। कभी किसी BMW के पीछे लिखा देखा वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता? नहीं। किसी ऑडी के पीछे नहीं, किसी मर्सिडीज के पीछे नहीं, किसी हवाई जहाज के पीछे नहीं। उन्हें पता है वक्त से पहले भी मिलता है और किस्मत से ज्यादा भी मिलता है। पर ये जो पीछे मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, केवल उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ,
ये जो ऑटो वाले ने लिखवा रखा है, ये जो मैं यहाँ ऑटो वाले से ऑटो वाला नहीं कहना चाह रहा, मैं उससे कह रहा हूँ जिसने मेहनत नहीं करी। ये जो ऑटो वाले ने लिखवाया हुआ ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, उसका कारण बताता हूँ। अमर चौधरी अपने घर से निकला, बड़े दावे करके निकला था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसको मालूम था दुनिया बहुत छोटी है, किसी दिन कोई ना कोई तो टकराएगा। और अमर चौधरी इंदौर में आके ऑटो चला रहे हैं, तो अमर चौधरी जी ने पीछे लिखवा लिया, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब अचानक अमर चौधरी के गाँव का एक लड़का उसे मिलता, भैया आपकी ये हालत, ऐसा कैसे? पीछे देखो पीछे, वक्त से ज्यादा किस्मत से ज्यादा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है, बशर्ते कि आप में दम हो, बशर्ते कि आप उस चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मैं वापस अपने क्वेश्चंस को सेल्स की ओर ले जा रहा हूँ सर। जी जी जी। एक सेल्स से ही जोड़कर ना देखें इस सवाल को, मैं पूरे जीवन से जोड़कर, जैसा कि आपने पूछा जीवन से जुड़े सवाल हो तो जी बिल्कुल, तो ये जीवन से जुड़ा हुआ है। रिजेक्शन ना, ये ना। जीवन में हर जगह होती है, तो ये सेल्स में ही क्यों? हाँ, हाँ, ये पूरे जीवन में हर जगह होती है, और इसको कई लोग बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे ना को पचाना या हैंडल करना, या कैसे उससे बाहर निकले, कैसे उससे, इसके बारे में आपके विचार सर? जी, मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। मैंने आपके कई सारे एपिसोड देखे हैं, और मैं आपकी जो इंटरव्यू करने की कला और जिस तरह के आपके पास सवाल आते होते हैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। और यकीन जानिए कि ये अपने आप में द किरण मिश्रा शो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है पॉडकास्ट की दुनिया में। बहुत धन्यवाद सर। कमाल की आपने सवाल पूछा है। पहले तो हम रिजेक्शन को समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? असफलता से, रिजेक्शन से। मैं ये कहता हूँ कि इसमें किरण जी, मेरा जो चीज़ों को देखने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल है। इवन मेरे बारे में जब आप कभी यूट्यूब या कहीं पे सर्च करेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि मैं वो कोई काम नहीं करता जो यूट्यूब या गूगल कर दे। मतलब मैं स्टीव जॉब्स के और मार्क जुकरबर्ग के ये वाला एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास से होंगे, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहारिक होंगे। अब मैं आता हूँ रिजेक्शन वाले सवाल। मत, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? ना यानी मत। जी, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में जितने भी बड़े अचीवमेंट है वो मत के बिना बन ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। सिद्ध करके बताता हूँ। युद्ध किससे जीता जाता है? हिम्मत। हिम्मत के लास्ट में क्या है? मत। लॉटरी किसकी वजह से खुलती है? किस्मत। किस्मत के लास्ट में क्या है? मत। सरकार किसकी वजह से बनती है? मत। बहुमत। मत। हाँ, दुनिया के सारे महान काम मत के बगैर हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, जब आपको जिंदगी में ना यानी मत ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे तो समझ जाइएगा आपकी सरकार बनने वाली है। बस उन मतों को बहुमत में बदल लीजिए, जितने ज्यादा मत तो बहुमत से आपकी सरकार बन जाएगी। आज के बाद जब आपको कहीं रिजेक्शन मिले, ना मिले, मत मिले, तो उस मत को गले लगाने की हिम्मत दिखाइएगा और एक बार उस मत को किस कर लीजिएगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो इस मत से तो घबराना बंद कर दीजिए, पहली बात। तो दूसरी बात मैं बता दूं, बिना मत के, बिना रिजेक्शन के कामयाबी संभव ही नहीं है। मैं सिद्ध करता हूं जी। इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई के लिए ग्रोथ क्या है? इकाई के लिए तरक्की क्या है? इकाई के लिए विकास का क्या मायने है? इकाई किस में बदल जाए? दहाई हो जाए, दाही बन जाए। हाँ। अब ध्यान दीजिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। इकाई को दहाई में बदलने के लिए 8 के बाद और जब दहाई आएगी 10, इन दोनों के बीच में क्या शब्द आएगा? नो। इकाई को दाही में बदलने के लिए नो यानी ना का सामना करना पड़ता है। नो से उस दाही को त्याही में बदलने के लिए 99 यानी 2 बार नो, 2 बार आपको रिजेक्शन झेलना पड़ता है। उस त्याही को चौथाई में मतलब 4 अंकों में बदलने के लिए 3 बार नो का सामना करना पड़ेगा। आपको जितनी बड़ी तरक्की चाहिए, जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए, उतने नो यानी उतने रिजेक्शन आपको झेलने पड़ेंगे। और हम सब मेहनत किस लिए करते हैं किरण जी? हम क्या बोलते हैं? मुझे जिंदगी में अपना नाम बनाना है। मैं कहता हूँ भाई साहब, नाम की शुरुआत भी ना से ही होती है। नाम की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। तो जब आपको ना मिलेगा तब आप उस नाम तक पहुंच पाएंगे। बस इस रिजेक्शन के प्रति अपनी सोच बदलिए, नजरिया बदलिए। रिजेक्शन से क्या घबराना, मुश्किलों से, चुनौतियों से क्या घबराना। रात इंदौरी साहब का एक शेर है, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाएं। अगर ये मुश्किलें ना हो, चुनौती ना हो, करें जी आपने मुझे इतने दिल के करीब मेरा एक सवाल पूछ लिया। आपने जो रिजेक्शन की बात करी, चुनौतियों की बात करी, समस्याओं की बात करी। मैं तो अपने अक्सर ट्रेनिंग्स में कहता हूँ मुश्किलें क्या हैं। मैंने आज से 5-6 साल पहले एक लाइन लिखी कि मुश्किलें क्या हैं, और मैंने उसके जवाब में लिखा हीरो या महान बनने का अवसर। बोले ये मतलब?
तो मैं लोगों से अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में पूछता हूँ आपसे भी, भगवान हनुमान का नाम सुना है? भगवान हनुमान जी सब जानते हैं। हाँ मैं भगवान हनुमान के जीवन में से समस्या निकाल देता हूँ। उनकी जिंदगी में एक समस्या आई थी सीता माता का अपहरण, जी मैं हटा देता हूँ। एक समस्या आई थी लक्ष्मण जी की मूर्छा, मैं हटा देता हूँ। बताइए कौन हनुमान जी? नहीं पहचानेगा कोई भी, जाना ही उसके लिए जाता है। एक साधारण बंदर को समस्याओं ने भगवान बना दिया। भगवान श्री राम, मैं उनके जीवन में से वनवास नाम की समस्या निकाल देता हूँ। बताइए कौन श्री राम, कौन भगवान श्री राम? तो एक साधारण राजकुमार हुए। एक साधारण राजकुमार को समस्या ने भगवान बना दिया। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में पूछता हूँ, महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना? चंद्रशेखर आजाद जी का नाम सुना? भगत सिंह? बोले यस सर। फिर मैं पूछता हूँ इनकी जिंदगी में से अंग्रेजों के नाम, गुलामी नाम की समस्या हटाइए। अब बताइए कौन महात्मा गांधी, कौन सुभाष चंद्र बोस, कौन भगत सिंह? ये मुश्किलें ही तो हमें हीरो बनाने आती हैं, ये मुश्किलें ही तो हमें महान बनाने आती हैं। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, जब कोई पक्षी, जब कोई बाज आकाश में उड़ता है और वो बहुत तेज उड़ रहा होता है, तो उसे, उसके मन में क्या ख्याल चल रहे होते हैं? उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है? कि अगर यार ये ना होती ना मेरे रास्ते में, तो मैं और स्पीड से और तेज उड़ता। हवा के थपेड़े, तेज हवा। तो चलिए एक काम करते हैं, उसकी लाइफ में से हवा हटा देते हैं, उसके रास्ते में से हवा हटा देते हैं। अब तो वो तेज उड़ेगा? उड़ ही नहीं पाएगा। उड़ना तो छोड़िए, मर जाएगा जी। भाई, ना तो निर्वात में कोई चीज उड़ सकती है वैक्यूम में, और उड़ना तो छोड़ दीजिए, हवा के बगैर जिएगा कैसे? दरअसल वो बेवकूफ जिस हवा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा समझ रहा है, उसे ये नहीं मतलब पता कि उसके जीने की वजह ही वो है। जिन चुनौतियों को, जिन मुश्किलों को, जिन परेशानियों को हम रास्ते की रुकावट समझते हैं, हमें ये नहीं मालूम ये ना हो तो हम घर से ही ना निकलें। मुझे EMI ना देना हो, बच्चे ना पालने हो, माँ बाप का इलाज ना करवाना हो, मुझे अगर ये समस्याएं मेरी जिंदगी में ना हो, बल्कि मैंने समस्याएं भी क्यों कहूँ, ये चुनौतियां मेरी जिंदगी में ना हो, तो किरण जी आपको क्या लगता है इतनी ठंड में आप ये इंटरव्यू करेंगे? आपकी जिंदगी में ना हो, मेरी, हम घर नहीं लेटेंगे? ये मुश्किलें ही तो हमें घर से निकालती हैं, चुनौतियां ही तो हमें आगे बढ़ाती हैं। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों से मुखातिब होता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में पूछता हूँ अक्सर। मैं आपको 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दोनों के मॉनिटर पे दोनों के हार्ट बीट बताता हूँ, जरा दोनों के मायने बताइएगा। ऊपर वाले की हार्ट बीट है बिल्कुल ऐसे सीधी, और नीचे वाले की हार्ट बीट है ऐसे ऊपर नीचे। दोनों का मतलब क्या है? ऊपर वाला रहा नहीं, ऊपर वाला ऊपर वाले के पास जा चुका है, चला गया, नीचे वाला जिंदा है। और नीचे वाले की जिंदगी में तो उतार चढ़ाव हुआ, उबड़ खाबड़ है। और हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? सुबह सुबह उठेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएंगे, और भगवान से पहली प्रार्थना क्या करते हैं? हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा, लाइन सीधी कर देगा। ईश्वर से कहो कि मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे भगवान, मुझे मुश्किलें दे, चुनौतियां दे, समस्याएं दे, और उनसे लड़ने का हौसला और जुनून दे। ये मुश्किलें, मैंने अभी कहा था कि ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं, और मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसा हो जाए। आज के बाद बस करना क्या है सर? जब जब मुश्किल, मैं तो बल्कि मैंने किरण जी एक थॉट लिखा है, मैं कहता हूँ कि दुनिया में अवसर एकमात्र ऐसी दवा है जिसकी बॉटल पे जो लेबल लगा मिलेगा वो चुनौतियां मुश्किल का लगा मिलेगा। समझाएं सर से। अवसर एकमात्र दुनिया में ऐसी दवा है जिसकी बॉटल पे लेबल हमेशा चुनौती या मुश्किल का लगा मिलेगा। उसका कारण क्या है? हम सब ईश्वर की संतान है, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और एक पिता होने के नाते ईश्वर की मजबूरी है कि वो हम सबको अवसर दे। कोई पिता भेदभाव तो कर नहीं सकता, पर पिता ये भी तो जानता है कि ये नालायक है, ये आलसी है, ये कुछ नहीं करता, सबको अवसर कैसे दे? और ना दे तो फिर उसके पिता होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो भगवान ने कहा क्या करूं? तो भगवान ने क्या करा? अवसर को एक बॉटल में रखा और उस पर लिख दिया मुश्किल या चुनौती, और एक रूम में रख दिया। और सबसे पहले अमर आया। अमर ने देखा अच्छा परिवार में, कंपनी में, घर में, समाज में, देश में चुनौतियां, हाँ मैं नहीं, और अमर बच के निकल गया। फिर वहां से किरण जी आए। किरण जी ने देखा और चुनौती नहीं, मैं क्यों लूँ, मुझे क्या पड़ी हुई है, मैं क्यों समाज की, मेरे लिए क्या करना है कंपनी के लिए। किरण जी बच के। फिर उधर से आदित्य आते हैं। आदित्य देखते हैं चुनौतियां, मेरे परिवार में चुनौतियां आई हैं, मेरे परिवार में समस्या है, मेरी कंपनी में समस्या है, इस समस्या का सामना मैं करूंगा। और जैसे ही आदित्य उस पोर्टल को उठाते हैं, उसमें सोचते हैं मैं इस समस्या का, पता चलता है अंदर तो अवसर है। अवसर कभी भी अवसर के रूप में नहीं आएगा, वो हमेशा चुनौती के रूप में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मुश्किलें या चुनौतियाँ क्या हैं?
महान या हीरो बनने का अवसर। बस हमें करना क्या है, हमें इन चुनौतियों के प्रति अपना नजरिया बदलना है, इनको हैंडल करने का तरीका बदलना है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुश्किलें और चुनौतियां कुत्ते और बंदर की तरह होती हैं। इनका स्वभाव जो है वो कुत्ते और बंदर की तरह। समझा है सर। कैसे? आपने कभी नोटिस किया होगा, आप बाइक या स्कूटी से कहीं जा रहे हो, साइकिल से कहीं जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हैं और पीछे अचानक आपको गली में कुत्ता मिलता है जी। कुत्ता देखते ही हम क्या गलती करते हैं? बाइक तेज, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज। आप अचानक ब्रेक मार दो, कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है, पलट के भाग जाता है। उसको कोई आइडिया नहीं था मैं भगा क्यों था, उसे लगता है भाई साहब भग रहे हैं तो कोई बात ही होगी, वो भी पीछे पड़ जाता है। एक्चुअली हम चुनौतियों को देख के पता गड़बड़ क्या करते हैं, हम इतनी सी चुनौती को देख के भागते हैं। चुनौती को लगता है कि भाई घबरा रहा है बंदा, कोई बात ही होगी, चुनौती हमारे पीछे। मैं कहता हूँ एक बार आप ब्रेक मारिए तो सही, इन चुनौतियों की आंखों में आंखें डाल के देखिए तो सही, इन्हें घूर के तो देखिए। आप, मैंने कहा ना चुनौती कुत्ते और बंदर की तरह होती है, तो आपने कभी देखा होगा छत पर कई बार बंदर आ जाते हैं और जैसे ही हम बंदर को देखते हैं तो हम भागने लगते हैं, तो बंदर पीछे भागता है हमारे। मैं कहता हूँ आपके हाथ में डंडा भी ना हो ना तो बस एक बार बंदर की तरह आप यूं कर दें, बंदर को लगता है नहीं यार, मतलब बंदर भाग जाएगा जी। चुनौतियां ऐसी होती हैं, ये उसको कब जाते हैं जो इनको देख के भागता है, डरता है। और अफसोस इस बात का कि 90% लोग मुश्किल को देखते ही, मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी, प्रॉब्लम्स आर लाइक बिग कॉटन बैग। मुश्किलें तो बहुत बड़े कॉटन बैग की तरह होती हैं, जब तक आप इन्हें दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा इतना भारी, इतना मुश्किल, इतना चुनौतीपूर्ण, मैं कैसे उठा पाऊंगा। पास में जाते हैं पता चलता अरे इसमें तो वजन ही नहीं। अफसोस लोग पास में जाते हैं, पास में नहीं जाते, इसलिए लोग पास होते ही नहीं, जिंदगी में फेल हो जाते हैं। जिस दिन हमने इन चुनौतियों के पास में जाना पड़ गया, और मैं तो कहता हूँ चुनौती है तो क्या है, वैल्यूएबल है। चुनौती है तभी तो उसे किए जाने लायक है, तभी तो उसका सामना कीजिए और कामयाब बनिए, क्योंकि बिना मुश्किलों के तो आज तक इस जिंदगी में कोई कामयाब हुआ नहीं है। कि मुश्किलों की आदत हमारे टीचर्स की तरह होती है। आप मुश्किलों के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन कीजिए, थोड़ा सा ना माइंड गेम खेलना शुरू कीजिए। मुश्किलों की आदत हो रही है हमारे टीचर्स की तरह। कभी आपने ध्यान दीजिए, याद कीजिए अपना बचपन, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, टीचर कोई सवाल पूछा करते थे कि इस सवाल का जवाब कौन देगा, और जो बच्चा हाथ उठा ले, मैं बताऊं, उसे बिठा दिया जाता था। नहीं तुम नहीं, सर मैं बताऊं, नहीं तुम नहीं, सर मैं बताऊं, नहीं। फिर एक बच्चा ऐसे पड़ा होता था छुपा हुआ सा, और मैम क्या बोलती थी, तुम बताओ। मुश्किलें भी ऐसी हैं, जैसे ही मुश्किलें कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में, समाज में, कहीं भी आए, सीना तान के खड़े हो जाओ, मेरे पास आ जा। मुश्किल कहेगी नहीं यार ये तो तैयार बैठा हुआ है, ये तो प्रिपेयर्ड है यार, ये तो मुझ में भारी पड़ जाए। कोई भी अपने से ताकतवर से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जिस तरह भी आपने सेल्स की बात की थी, तो मुश्किलों का भी तो कोई बॉस होगा, इन्हें भी तो टारगेट मिलते होंगे। 3 को फंसा कर 4 को तंग करना है, 10 को ये तो मार डालेगा, जान से मार देगा, ये तो तैयार बैठा हुआ है। तो मुश्किलें ढूंढते हैं, फिर ऐसे पड़ा होता है एक मुश्किलों से बच के। मुश्किलें कहती हैं तू आ जा। जिस दिन हम इन मुश्किलों का सामना करने सीख गए, इन मुश्किलों की ये इंटरव्यू में शायद मैं प्रैक्टिकली करके दिखा सकूं या नहीं दिखा सकूं, वरना तो मैं ये कहता हूँ मुश्किलों से भागिए, मुश्किलों से भागिए। उल्टा कहता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा करेक्ट करता हूँ, मुश्किलों को देखकर भागिए जी, और उनसे दूर नहीं, उनकी ओर। कारण बताता, अभी आप और मैं बैठे हुए हैं किरण जी, अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि किरण जी मेरी और आपकी दुश्मनी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हम जानते हैं, दोस्त हैं, और आप मुश्किलें, आप चुनौतियां, आपकी और मेरी दुश्मनी, और मैं आज आपको यहाँ निहत्था मिल गया, मैं आपसे इतनी दूर बैठा हुआ हूँ, और मैं आपको, मुझे चाटा मारना है, तो आप मार देंगे या नहीं? आना होगा मुझे, हाँ मतलब मार देंगे फिर भी। अच्छा अगर मैं भागूं तो मैं भी भागूंगा, भाग के मार देंगे। हाँ। मैं और भागूं तो और तेज भागूंगा। लेकिन अगर मैं आपके गले से लिपट जाऊं तो फिर नहीं मार पाऊंगा। क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि चाटा मारने के लिए गैप की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपकी यूं गले ही लिपट जाऊं तो आपको मैंने वो गैप ही नहीं दिया। हम गलती क्या करते हैं, हम मुश्किलों को देखते ही मुश्किलों को भागते हैं और उससे गैप दे देते हैं, और ज्यादा गैप में तो चाटा ज्यादा, जो भाई देखिए अगर मुझे इस गाल पर इतनी दूर से चाटा मारना है तो ऐसे लगेगा, और इतनी दूर से मारना हो तो ज्यादा जोर से लगेगा। तो हम मुश्किलों को इतना गैप दे देते हैं कि वो फिर ऐसा चाटा मारती हैं, हमें ऐसा थप्पड़ मारते हैं कि हमारी बत्ती सी बाहर आ जाती है। तो भाई इन चुनौतियों की ओर भागे, चुनौतियों से। सर इनसे अलग एक बात और थोड़ा सा व्यवहारिक बातों को लेकर पूछना चाहता हूँ। आप ही के एक थॉट पे मैंने आपको सुना है, बचपन से हम सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ा है, कबीर को सुना है कि निंदक नीरे राखिए, और आप इससे उलट कहते हैं कि एप्रिशिएशन इज द बेस्ट टॉनिक। इसे थोड़ा सा समझाएं सर। देखिए अब कबीरदास जी ने कहा तो मैं उसे झुठला तो सकता नहीं, और बिल्कुल सही बात है कि निंदक नीरे राखिए
आंगन कुटी छपा। पर मेरा सवाल है, देखिए हम ना चीज़ों को हमें बांटना पड़ेगा। ये किन लोगों के लिए लिखा गया? जो अंदर से, जिनका मनोबल इतना मजबूत है, जो अंदर से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो उस निंदा को अपनी ताकत में उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन करेंगे प्रैक्टिकली समझिए, मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल स्पीकर साथियों से भी बोलता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। सामने वाला मेरे पास बुखार की समस्या लेके आया ना, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं उसे ज्ञान देने बैठ जाऊं कि क्या क्या करने से बुखार नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, पर फिलहाल मेरा फर्ज क्या है? फिलहाल तो फर्ज दवाई देना है ना। अब मैं उसको ज्ञान दे के तो नहीं छोड़ सकता कि ये नहीं करना था तुझे, ये नहीं करना था तुझे। हाँ वो ठीक है, पर उसने ऐसा कर लिया ना, अब तो दवाई दीजिए, और जब वो दवाई से ठीक हो जाए तो फिर बताइएगा कि आगे के लिए ऐसा मत कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ अप्रिशिएशन इज द बेस्ट टॉनिक, मैं क्यों कहता हूँ लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को तारीफ करिए। उसके 2-3 कारण मैं बताता हूँ आपको। एक तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या बन चुका है। अच्छा करण जी, एक तो हमारी जो परवरिश हुई है, जो हमारी, जो मैं कहूँगा कि जिस तरह हमें परवरिश की गई है, हमारे समाज का जो ताना बाना है, ना तो वहाँ तारीफ करना सिखाया गया, और सही बताऊँ आपको, हमारे यहाँ तारीफ सुनना भी नहीं सिखाया गया जी। अभी आप किसी से मेरे कहने से, या चलिए छोड़िए, मैं भी प्रैक्टिकल, अभी मैं आपसे कहूँ कि बड़े थोड़े उदास से, बीमार से लग रहे हैं, आप तुरंत 1 सेकंड में मान लेंगे हाँ सर थोड़ा बस 2-4, या मैं आपसे कहूँ आप अच्छे नहीं लग रहे, मैं गारंटी देता हूँ आप कपड़े तक बदलने चले जाएंगे जी। और अगर मैं आपसे अभी कह दूं ना करण जी आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, अरे सर क्यों मजे ले रहे हो हमें ऐसा लगता है कि कोई सामने वाले ने तारीफ, हमारे दिमागों में पता क्या बैठा दिया गया, सामने वाला तारीफ कर रहा है तो जरूर तुमसे कुछ, मेरी बहुत आदत है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुद के लिए बोलता हूँ, मैं अप्रिशिएट बहुत करता हूँ, लोगों को बहुत तारीफ करता हूँ। इवन मैं तो यहाँ, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि सर आप कैसे लोगों में, दूसरों में तारीफ करने के लिए कैसे ढूंढ लेते हैं चीजें, जैसे आप बुराई करने के लिए ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा एक तरफ तो आप कह रहे हो मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और तुम्हें उस सर्वश्रेष्ठ रचना में तारीफ करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैंने कहा तुम तो यार भगवान की बुराई कर रहे हो इसका मतलब, और तुम डायरेक्ट भगवान से पंगा ले रहे हो, तो तुम्हारा तो कुछ भला होने वाला नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप कैसे लोगों की तारीफ कर लेते हैं, मैंने कहा देखो भाई, मैं सामने वाले के मुझे अच्छे लगे तो मैं बालों की तारीफ कर देता हूँ। उसने पूछा सर बाल अच्छे नहीं हुए तो क्या करोगे, मैंने कहा मैं शर्ट की तारीफ कर दूंगा। मैं फेस की तारीफ कर दूंगा, बोले सर फेस भी अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा यार मैं शर्ट की तारीफ कर दूंगा। बोले उसकी शर्ट अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा पैंट की तारीफ कर दूंगा। अब वो झंझला कर बोला पैंट भी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा मैं उसके जूतों की तारीफ कर दूंगा। वो झंझला कर बोला सर कुछ भी अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, मैंने कहा फिर मैं उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करूंगा कि यार तेरा कुछ भी अच्छा नहीं है फिर भी हमारे सामने खड़ा है, तो बंदे का तेरा कॉन्फिडेंस तो मानना पड़ेगा, और मैं करूंगा तो तारीफ ही। और क्यों करूंगा उसका कारण जी, हमारे यहाँ ये सिखा दिया गया है। इवन मैं लीडर्स को देखता हूँ, मैं कोचेस को देखता हूँ, मैं टीचर्स को देखता हूँ, बोलते नहीं सर हमें तो काम से मतलब है, परफॉर्म करेगा तो ही तो तारीफ करेंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ करें जी, मेरा ये मानना है तारीफ या एप्रिशिएशन जो है वो पेट्रोल की तरह है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मुझे भोपाल से इंदौर आना है बाई कार, आप मुझे पेट्रोल दे दो या पेट्रोल के पैसे दे दो, और आप क्या बोल रहे हैं, नहीं तुम पहले इंदौर आ जाओ फिर हम तुम्हें पेट्रोल दे देंगे। तो मैं कहता हूँ भाई साहब फिर उस पेट्रोल का मैं छिड़क के आग लगा के मरूंगा क्या, मैं उस पेट्रोल का करूंगा क्या। मैं तो लीडर से कहता हूँ अगर आपके एम्प्लॉय ने, आपके टीममेट ने, आपके जूनियर ने परफॉर्म कर ही दिया तो फिर आप क्या ताली बजाएंगे, दुनिया ताली बजाएगी। और जो परफॉर्मेंस के बाद ताली बजाता है उसे फैन बोलते हैं, लीडर नहीं बोलते। लीडर उसको बोलते हैं जब लड़खड़ाते हुए के कंधे पे हाथ रख के ही बोलता है घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ, वेल डन, घबराना मत। हमारा काम परफॉर्मेंस के बाद, मैं अपने समाज में, मैं जिस समाज से आता हूँ तो वहाँ भी एक बार बात कर रहा था, मैं तो तमाम लोगों से बोलता हूँ, मैं गुर्जर समाज से आता हूँ जी, और मैंने वहाँ एक बात कही, हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल पहले की बात है, कुछ बच्चियाँ कुछ बच्चे कामयाब हुए और उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, उनके सम्मान किए जा रहे थे, तो मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, पर मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा जितना पैसा और मेहनत आप इन लोगों का सम्मान समारोह करने में लगा रहे हो ना, इसका अगर आधा भी इनके सपोर्ट समारोह में लगा दिया होता तो आज पूरी दुनिया इनका सम्मान समारोह कर रही होती, आप नहीं कर रहे होते। और आज आप एक पीसीएस का सम्मान नहीं कर रहे होते, आईएएस का सम्मान कर रहे होते। पर जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, जब ये मेहनत कर रहे थे, जब ये लड़खड़ा रहे थे, तब आप इन्हें ताने मार रहे थे, तब आप इन्हें कोहनी मार रहे थे, तब कह रहे थे तेरे बस की कुछ नहीं है, और अब बन गए तो इनका सम्मान कर रहे हो। सम्मान करने के लिए तो दुनिया होती है, अपने सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो मैं कहता हूँ लीडर का काम सामने वाले परफॉर्मेंस के बाद तारीफ करोगे आप। मैं एक मूवी देख रहा था शहंशाह, मुझे उससे एक बहुत बड़ा सबक देखने को मिला।
सीखने को मिला। अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाते ही जैसे ही वेटर ऑर्डर लेने आता है तो अमरीश पुरी से 500 रुपये देते हैं। प्रेम चोपड़ा बोलते हैं ये क्या था? अमरीश पुरी बोलते हैं टिप। तो प्रेम चोपड़ा बोलते हैं पर टिप तो खाना खाने के बाद दी जाती है। अमरीश पुरी बोलते हैं खाना खाने के बाद टिप देना तो फैशन है, खाना खाने से पहले टिप देना इस बात की गारंटी कि सर्विस अच्छी होगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप उसे खाने के बाद टिप देने वाले हैं तो उसे क्या पता कि आप टिप देने वाले हैं? सर्विस तो वो नॉर्मल ही करेगा जैसे ऑर्डिनरी सब कर रहा था, लेकिन अगर वही टिप उसे क्या मिल जाए पहले तो वो सर्विस में जान लगा देगा। इसलिए मैं तमाम टीचर्स, तमाम पेरेंट्स, तमाम लीडर्स से एक बात बोलता हूँ, तमाम बॉसेस से बोलता हूँ, इस अपनी एप्रिशिएशन नाम की जो सिम है ना, इसे पोस्ट पेड से प्रीपेड कर लीजिए। इसको आप शुरू में कर दिए और मैं दावा करता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ, जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे उसे चस्का लग जाएगा एप्रिशिएशन का। आपने एक सेल्स पे सवाल पूछा था जी। मैं एक बात कहा करता हूँ, अगर सेल्स वाले लोग, लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, और ये सब लीडर्स के लिए नहीं है, मैं तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए, फिर भी सेल्स और जो अपने को लीडर या अपने को बॉस मानते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आई वाज टेकिंग अ सेल्स ट्रेनिंग। तो एक साहब खड़े हुए और वो किसी बात पे बात चल रही थी, टीम बिल्डिंग पे, टीम पे बात चल रही थी। वो बोले सर आई लव लड्डूज जी। तमाम लीडर्स इस बात को सुनिएगा मेरी को। बोले सर आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। मैं लड्डू बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मेरी मम्मी हर संडे मेरे लिए लड्डू बनाती है। मैंने कहा दैट्स ग्रेट मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मेरे दोस्त यू लव लड्डूज, दैट्स वाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। लव योर मम्मा, शी विल मेक लड्डूज डेली। तुम गड़बड़ी ये कर रहे हो, तुम लड्डुओं को पसंद कर रहे हो, इसलिए मम्मी सप्ताह में एक बार बना रही है। मम्मी से प्यार करो, रोज लड्डू बनेंगे। आप कहते हो मुझे रिजल्ट से प्यार है, मुझे रिजल्ट से मतलब है, 3 महीने 6 महीने में 1-2 बार रिजल्ट देगी। लव योर टीम। आप अपनी टीम से, वैसे भी लीडर का काम रिजल्ट से प्यार करना नहीं होता, लोगों से प्यार करना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी लोगों से बड़ी नहीं बनती, लोगों से बड़ी बनती है। अपने लोगों को प्यार करिए, मम्मा को प्यार करिए, लड्डू डेली मिलेंगे।